जय हिंद प्यारे साथियों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं अपनी इंडियन पॉलिटी की क्लास। आज की क्लास में इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हम करने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं इसी क्लास से जो हम टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे। यूजीसी नेट जो 18 जून को पॉलिटिकल साइंस का पेपर हुआ, वहां पर इतने क्वेश्चन देखने को मिले हैं। शुरू करते हैं क्लास को। साथ साथ मैं ये भी बताते हुए चलूंगी कि कौन सा क्वेश्चन यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 18 तारीख को पूछा गया। पहला प्रश्न लेते हैं। बाकी भी एग्जाम में यह क्लास, चाहे आप यूपीएससी स्टेट लेवल पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और भी एग्जाम रेलवे डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स की तैयारी करें, आपको पूरी पूरी हेल्प करेगी। तो सभी को क्लास में अंत तक जुड़े रहना है। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अनुच्छेद 32 की बात हो रही है। अनुच्छेद 32 में क्या वर्णित है? तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद जो 32 है उसमें वर्णित है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम जान लेते हैं जो आर्टिकल 32 है यह किस भाग में है। ये सारी जानकारी भी एग्जाम में पूछी जाती है। देखिए, अनुच्छेद जो 32 है यह है भाग 3 में। क्या? अनुच्छेद 32 अगर आपसे पूछ ले किसमें वर्णित है तो आपका आंसर होगा भाग 3। और भाग 3 में क्या है? हमारे भाग 3 में है हमारे मौलिक अधिकार। क्या है डियर फ्रेंड्स? भाग 3 में वर्णित है हमारे मौलिक अधिकार। अब यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन बना? आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमने किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किए हैं? तो आप सभी का आंसर होगा मौलिक अधिकार हमने लिए किस देश के संविधान से लिए। तो आपको सीधा सा आंसर लगा के आना है यूएसए के संविधान से लिए। अब एक प्रश्न एग्जाम में ये बनता है जो कि यूपी पीसीएस में पूछा गया था, जो मौलिक अधिकार है क्या वह वाद योग्य है या नहीं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? जो मौलिक अधिकार है जिन्हें अंग्रेजी में हम फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं, ये वाद योग्य है। क्या? ये वाद योग्य है। वाद योग्य है मतलब वाद योग्य का, अब आप बोलेंगे कि मैम वाद योग्य का मतलब क्या होता है? वाद योग्य का मतलब ये है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय है, इनको चेंज किया जा सकता है। और जो डीपीएसपी है, ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार बना है। डीपीएसपी मतलब कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वह वाद योग्य नहीं है। क्या? यह वाद योग्य नहीं है। यह सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सभी बच्चों को ये सारे क्वेश्चंस आराम से अच्छे से याद कर लेने हैं। डीपीएसपी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो हमने किस देश के संविधान से लिए हैं? ये लिए हैं हमने आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्लास में हम मौलिक अधिकार करेंगे और वो भी पूरे डिटेल में। अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर। जो मुझे लगा कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बने हैं वो मैंने आपको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ इससे रिलेटेड एक चीज और याद आ रही है, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब कि आर्टिकल 32 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्टेट लेवल पीसीएस का यह फेवरेट क्वेश्चन है। क्या? अगर एग्जाम में आ जाए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा किसे कहा? संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने। किसे कहा था? आर्टिकल 32 को, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। वैसे नॉर्मली आ जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, आपको ऑप्शन में दिया हो मौलिक अधिकार, सेकंड दिया हो प्रस्तावना, थर्ड दिया हो डीपीएसपी और फोर्थ दे दे इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का नाम नहीं दिया तो संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसको? प्रस्तावना को। और एक चीज और बता दूं, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जो फंडामेंटल राइट है, अगर आपसे पूछ ले मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या कितनी है, तो मौलिक अधिकारों की वर्तमान में संख्या है 6। क्या? 6। और ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये सारे आपको विद आर्टिकल एक एक चीज याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं। और पहले कितने थे? अगर पहले की बात करें तो पहले थे 7। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको अब क्या बना दिया गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था किस आर्टिकल में है अब, तो कानूनी अधिकार है अब संपत्ति का अधिकार। 300 का आपको आंसर लगा के आना है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस यूपीएससी में
और जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में, डीएसएसबी टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस में यह क्वेश्चन हर बार बनता ही बनता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? देखिए 2 सदस्य मनोनीत करने का अधिकार था, अब नहीं है। जो 2 सदस्य को एंग्लो इंडियंस होते हैं इनको राष्ट्रपति जी मनोनीत करते थे, लेकिन अब इसको एंड कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत 2 एंग्लो इंडियन को एंड कर दिया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा, 104वें संविधान संशोधन के तहत। क्या 104वें संविधान संशोधन आपको आंसर लगाना है। 104वें संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण मिलता था अब उसको क्या एंड कर दिया गया है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाते हैं? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाई जाती है? शपथ आते ही आपका आंसर क्या होगा, आर्टिकल 60, शपथ 60। पहले भी मैं ये क्वेश्चन करा चुकी हूँ विद डिटेल, तो आपको अब तक तो याद हो जाना चाहिए। क्या है, राष्ट्रपति जी को शपथ कौन दिलाता है? आ जाए तो आपका आंसर होगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर आ जाए राष्ट्रपति जी को शपथ किस आर्टिकल के तहत दिलाई जाती है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 60 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, महाभियोग से। राष्ट्रपति के जो महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 61 के तहत। राष्ट्रपति से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो राष्ट्रपति जी के बारे में और जानकारी हम डिटेल में जान लेते हैं। वर्तमान में हमारे भारत की राष्ट्रपति कौन है? ये है द्रौपदी मुर्मू जी। क्या, वर्तमान में हमारे भारत की जो राष्ट्रपति है कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं? तो आप सभी का आंसर होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है? सभी बच्चे आंसर लगा के आएंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? तो आपका आंसर होगा 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर की हैं? 15वीं राष्ट्रपति हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भारत की कौन से नंबर की महिला राष्ट्रपति है? तो आपका आंसर होगा कि दूसरे नंबर की महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भारत की पहली आदिवासी, लग जाए ना क्वेश्चन के आगे आदिवासी, फोकस करना है क्वेश्चन पढ़ने पर क्योंकि जल्दबाजी में अब पूछ लिया भारत की पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, तो आप सीधा आंसर लगाने है प्रतिभा देवी पाटिल। लेकिन आदिवासी आ गया ना जहां पर, तो भारत की पहली भी ध्यान रखना है और आदिवासी महिला पूछ ले तो आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा द्रौपदी मुर्मू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा कि भाई कि भारत के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? तो आप सभी का आपको ध्यान रखना है, भारत के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? ये राष्ट्रपति जी होते हैं क्योंकि यह तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं। और भारत के पहले नागरिक पूछ ले, भारत के पहले नागरिक कौन होते हैं? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ये भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक पूछ ले तो भी आप आंसर क्या लगा के आएंगे? तो भी आप राष्ट्रपति जी आंसर लगा के आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल, आंतरिक अशांति याद रखना है और आपातकाल याद रखना है, कब घोषित किया गया? आपका आंसर होगा 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। समवर्ती सूची की बात हो रही है। समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों में विरोधाभास पाए जाने पर कौन सा वैध होगा? तो केंद्र द्वारा निर्मित कानून ही क्या होता है? मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ चुके हैं। शिक्षा का विषय किस सूची से संबंधित है? तो शिक्षा का विषय रिलेटेड है
समवर्ती सूची से। आपसे पूछ लेंगे केंद्र सूची से, राज्य सूची से, समवर्ती सूची से, या इनमें से कोई नहीं, तो आप सभी आंसर क्या लगा के आएंगे, समवर्ती सूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून निर्माण कब कर सकती है। तो कब कर सकती है, जब राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे। और ये किस आर्टिकल में वर्णित है, 249 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन 3 सूचियों अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं। इन 3 सूचियों के अलावा जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किस में निहित होती है, वो होती है केंद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कौन सा मूल काल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो भाई आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ऐसा हमारा कौन सा फंडामेंटल राइट है, ऐसा हमारा कौन सा मौलिक अधिकार है, तो वो है जीवन का अधिकार, जो कि वर्णित है अनुच्छेद 21 में। आपातकाल 3 प्रकार के लगाए जाते हैं, जो कि मैं आपको पहले कितनी बार करा चुकी हूँ, फिर से आपको समझा देती हूँ, क्योंकि आपातकाल से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो सभी बच्चे यहाँ पर फोकस करेंगे। क्या है भाई, आपसे पूछ लेते हैं, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। तो आप सभी सिंपल सा आंसर क्या लगा के आएंगे, आपको ऑप्शन में देंगे 1 प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है, बी ऑप्शन देंगे 2 प्रकार का, सी ऑप्शन दे देंगे 3 प्रकार का, और डी ऑप्शन दे देंगे 4 प्रकार का। तो आपका आंसर क्या होगा, सी होगा, कि भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, 3 प्रकार के। अब ये 3 कौन कौन से आपातकाल है, इनके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। ध्यान देंगे सभी। आपातकाल मैंने आपको बता दिया 3 प्रकार के लगाए जाते हैं, कौन कौन से हैं। पहला है भाई राष्ट्रीय आपातकाल, क्या है, ध्यान से समझते हुए चलेंगे, आपातकाल से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, राष्ट्रीय। सेकंड है राज्य आपातकाल, क्या है सेकंड, राज्य आपातकाल। और थर्ड है वित्तीय आपातकाल। थर्ड है वित्तीय आपातकाल। अब ये कौन से आर्टिकल के तहत लगाए जाते हैं, और सिंपल ट्रिक बताऊंगी याद करने की, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले यहाँ पर समझ लेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल को हम अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, NE, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी। राज्य आपातकाल को हम क्या बोल सकते हैं, SE, मतलब कि स्टेट इमरजेंसी। और वित्तीय आपातकाल को हम क्या बोल सकते हैं, FE, फाइनेंस इमरजेंसी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब हम आर्टिकल भी ट्रिक से याद करते हैं। क्या है भाई, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। क्या नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है आर्टिकल 352 के तहत। राज्य आपातकाल की बात करें, स्टेट इमरजेंसी की बात करें, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 356 के तहत। क्या आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाई जाती है, आर्टिकल 356 के तहत राज्य आपातकाल लगाया जाता है। ध्यान देंगे, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल की बात करें तो 356 के तहत, वित्तीय आपातकाल की बात करें तो 360 के तहत। क्या आर्टिकल 360 के तहत। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मैम इतने सारे हम आर्टिकल याद कैसे करें, और है भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, आपको जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही चीजों को नोट करते हुए चलना है। देखिए NE लिखे और इसके आगे आप 352 लिख ले, SC लिखे, आपको SC लिखे और इसके आगे 356 लिख ले, और फिर लिखना है आपको FE, फाइनेंस इमरजेंसी, इसके आगे लिख ले 360। 2-3 बार डियर फ्रेंड्स आप रिपीट करेंगे ना, NE, SC और FE। अब आर्टिकल्स में दिक्कत आती है, आर्टिकल कैसे याद करेंगे, 352, 352, 356, 360। क्या 352, 356, 360 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे, और एग्जाम में आते ही आप अच्छे से क्लिक करके राइट ही आंसर लगा के आएंगे। फिर आपको प्रीति मैम का याद आएगा कि मैम ने ऐसे याद कराया था। कैसे याद करेंगे, चलिए मेरे साथ याद करने का प्रयास करते हैं। क्लास में आप याद करेंगे नेशनल, NE, SC और FE। फिर कैसे याद करना है, हिंदी में याद हो हिंदी में याद कर लेना, अंग्रेजी में याद हो अंग्रेजी में याद कर लेना। 352, 356, 360।
ठीक है, अंग्रेजी माध्यम वाले तो ऐसे याद करेंगे, हिंदी मीडियम वाले कैसे याद करेंगे, 352, 356, 360, 52, 56, 60, 52, 56, 60, 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा। देखिए डियर फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसी होती है हमें समझ के करनी होती है और कुछ चीजें ऐसी होती है हमें रट के करनी होती है। तो दोनों ही तरीके अच्छे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जैसे चीजें याद हो बस माइंड में बैठानी है हमें, तो एग्जाम क्रैक करना है। ध्यान देंगे सभी बच्चे, ये आपकी चीजें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। और हाँ, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, पूछ लेते हैं कि क्या भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल लगा है। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था, तो आपका आंसर क्या होगा कि नहीं, भारत में अब तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया। क्या याद रखेंगे, भारत में अब तक एक भी बार फाइनेंस इमरजेंसी नहीं लगी है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ चुके हैं। अनुच्छेद 21 में नागरिकों का कौन सा अधिकार वर्णित है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करा कि जो आर्टिकल 21 है वो क्या है, जीवन का अधिकार है। वही तीनों प्रकार की इमरजेंसी अगर लग जाए ना तो भी जो ये जीवन का अधिकार है ना, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता। तो अगर आपसे पूछ ले अनुच्छेद 21 में क्या है, तो आपका आंसर होगा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका मतलब क्या है, जीवन का अधिकार। क्या आर्टिकल 21 में वर्णित है जीवन का अधिकार। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अब सीरीज चल रही है। आज की क्लास में हमने करे 10 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में आपको 10 या 20 क्वेश्चन मिलेंगे, इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये निर्भर करेगा आपकी कमेंट्स के ऊपर। आपकी जितनी ज्यादा कमेंट्स आएगी कि मैम ज्यादा क्वेश्चन कराएं, तो हम उतने ही ज्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें तभी आगे की क्लास डिजाइन की जाएगी, उसी तरीके से आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे। और जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम पे क्लास के बाद ही मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी आपको ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। क्लास अच्छी लगे, मैम का एफर्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, तो आप क्या करेंगे, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, गाँव तक फ्री में एजुकेशन पहुंचाने में मेरी हेल्प करें, क्योंकि यूट्यूब पर मेरा लक्ष्य है कि आजीवन में फ्री में ही क्लासेस दूं। ठीक है, तो आपका अभी कर्तव्य बनता है कि आप कुछ सहयोग करें। सहयोग कैसे कर सकते हैं, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा अगर 5 को भी शेयर करेगा, वो आगे 5 को शेयर करेगा, तो वो सारे बच्चे हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़ जाएंगे और कोई भी जो उनका लक्ष्य है गवर्नमेंट जॉब पाने का, उसे जरूर पूरा करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आपको कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।